Hello my dear student, myself GK मिश्रा एंड वेलकम बैक इन विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। चलिए तो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एनिमल किंगडम। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। और जैसा कि एनिमल किंगडम में हम लोग को नाम से ही लग रहा है बाबू कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, एनिमल के बारे में पढ़ना है। जितने सारे एनिमल हैं उन सभी के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। यानी कि इसका हिंदी होता है, हिंदी लिख लेंगे इसका आप लोग, जंतु जगत। जंतु जगत, तो जंतु जगत के बारे में आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। अब भाई ये जंतु जगत क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर इसका क्या लिखना है, चैप्टर 4 है ये, जो कि इससे प्रत्येक साल नीट के अंदर, जैसे कि नीट जो होता है ये एक मेडिकल का पेपर है, मेडिकल का एग्जाम होता है नीट। तो नीट में प्रत्येक साल इससे 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस बोलने का मतलब कम नहीं समझेंगे, लगभग एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 12 से लेकर 16 मार्क्स का ये चैप्टर है। ये चैप्टर का वेटेज क्या है, तो 12 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। 12 से 16। एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे कि हम लोग ये जो जंतु जगत देख रहे हैं, जंतु जगत के बारे में डिस्कस करने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ पीछे लेकर चलते हैं। चैप्टर के पहले कुछ टॉपिक आपको बताई गई थी जिसके बारे में शायद आपको याद होगा, तो हम एक बार रिकॉल उसको करा लें। देखिएगा, जैसे कि देखेंगे, देखिए अब हम आपको बताए हुए थे पिछले क्लास में, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि आर.एच. व्हिटेकर नाम का एक साइंटिस्ट थे। आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर नाम का ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। आर.एच. व्हिटेकर ये पूरे के पूरे जितने भी जीव हैं उनको ये 5 वर्गों में बांटे थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिए थे। 5 इनका जो किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, ये कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत के वर्गीकरण के बारे में इन्होंने बताया था। आर.एच. व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को, जीवों को 5 जगतों में बांटा था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसका हिंदी होता है 5 जगत का वर्गीकरण। इसका हिंदी लिख लेंगे 5 जगत का वर्गीकरण। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 जगत के वर्गीकरण को किसने दिया था, तो आप क्या बोलेंगे, आपका आंसर होगा आर.एच. व्हिटेकर दिए थे। तो आर.एच. व्हिटेकर 5 जगत के वर्गीकरण में क्या क्या बताए थे, तो जैसे कि हम आपको इसको याद करने के लिए, 5 जगत के वर्गीकरण को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। जैसे कि वो ट्रिक था M-PRO-F-PA। M-PRO-F-PA, तो इसमें M-PRO-F-PA यानी कि जैसे हम लोग देख रहे हैं, एम का मतलब होता है मोनेरा, मोनेरा। प्रो का मतलब होता है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। उसके बाद होता है प्लांटी, और लास्ट होता है एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे कि 5 जगत के जो वर्गीकरण है, 5 जगत के वर्गीकरण में आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे के पूरे जीवों को 5 जगत में बांटा था। जैसे ट्रिक है इसका M-PRO-F-PA। M-PRO-F-PA का मतलब होता है जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब आइए, अब यहाँ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये जो 5 जगत का वर्गीकरण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इनमें जैसे कि ये जो एनिमेलिया के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये चैप्टर का नाम ही है एनिमल किंगडम है, और इस चैप्टर में हम लोग को एनिमल किंगडम चैप्टर में हमें जंतुओं के बारे में पढ़ना है।
यानी कि हम इसमें एनिमल्स के बारे में ही सिर्फ स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एनिमल्स के बारे में क्या देखेंगे कि जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत के वर्गीकरण को जो दिया था, एम्प्रोएफपीए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो इसमें ये जो एनिमेलिया होता है उसके बारे में भी हम लोग को स्टडी करना है। अब ये एनिमेलिया को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि ये जो हम लोग एनिमल किंगडम में पहले कुछ जनरल फीचर्स को देख ले। तो चलिए पहले जनरल फीचर्स हम लोग लिखते हैं और जनरल फीचर्स हो जाएगा इसमें जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स, इसका हिंदी लिख लेंगे जंतुओं के सामान्य गुण। जंतुओं के सामान्य गुण, चलिए लिख लिए जंतुओं के सामान्य गुण। अब इसमें जंतुओं के सामान्य गुण एरो दे देकर लिखते चलेंगे एक एक करके। ये हम लोग जानते हैं दे आर, पहला पॉइंट लिखेंगे दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसका हिंदी लिख लेंगे ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए दे आर हेटेरोट्रॉफिक। दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब हो जाएगा ये परपोषी जीव होते हैं। ये परपोषी जीव होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे दे हैव absence of cell wall and chlorophyll। They have absence of cell wall and chlorophyll। इनमें कोशिका भित्ति, देखिए इनमें कोशिका भित्ति और प्रणहरित की अनुपस्थिति होती है। इनमें कोशिका भित्ति और प्रणहरित की अनुपस्थिति होती है। इनमें कोशिका भित्ति और प्रणहरित की अनुपस्थिति होती है। क्लोरोफिल का मतलब होता है पर्णहरित, लिख लेंगे पर्णहरित। और सेल वाल की हिंदी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति लिख लेंगे कोशिका भित्ति। चलिए ऑप्शंस का मतलब अनुपस्थिति होता है। अब जैसे कि हम लोग ये जनरल फीचर्स यहाँ पे देखें, कुछ इसको समझ लेते हैं। पहले लैंग्वेज को एक एक कर करके समझते हैं। देखिएगा, देखिए बाबू, जैसे कि दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला गया है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है यूकैरियोटिक और ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में ये बताया है। और अगर ये सब चीजें आपको यूकैरियोटिक के बारे में, मल्टी सेलुलर के बारे में या हेटेरोट्रॉपिक के बारे में अगर आपको नहीं आता है, या फिर क्लोरोफिल क्या है, सेल वॉल क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, ये सब जनरल टर्म अगर बायो का आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बेसिक बायोलॉजी का वीडियो देख लेंगे। ऐसे हम इसका डिस्क्रिप्शन में इसका जो वीडियो का जो लिंक होता है उसको हम डाल देंगे और वहां से आप इसे देख लीजिएगा, ताकि आपको पहले यूकैरियोटिक को समझना जरूरी है। मल्टी सेलुलर क्या है, बहुकोशिकीय। तो यूकैरियोटिक जीव होता है जिसका न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण रूप से विकसित, जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, केंद्रक झिल्ली,
ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हम लोग यूकैरियोटिक जीव होते हैं और प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और हम लोग यूकैरियोटिक हैं। फिर उसके बाद दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वैसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिका होते हैं, उसे मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। अगला है दे आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये परपोषी जीव होते हैं और परपोषी जीव का मतलब होता है वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर हो, उसे परपोषी जीव कहा जाता है। ठीक है, तो ये परपोषी जीव होते हैं। जैसे कि एनिमल में हम लोग आते हैं, हम लोग भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होते हैं, जैसे कि हम लोग मीट, मछली, अंडे, दूध, दही, इन सभी पे हम लोग निर्भर हैं, चावल, और ये सभी अलग अलग स्रोतों से आ रहा है। तो यानी हम लोग हेटेरोट्रॉपिक हैं, परपोषी हैं। उसी तरह दे हैव अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यानी हम लोगों में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है और क्लोरोफिल हम लोगों में नहीं होता है। अगर हम लोगों में क्लोरोफिल होता तो हम सब हेटेरोट्रॉपिक नहीं होते, हम लोग ऑटोट्रॉफिक होते, यानी कि स्वपोषी होते। यानी क्लोरोफिल जिस जीव में होता है वे जीव स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं होता है और क्लोरोफिल पेड़ पौधों में होता है। इसी कारण से पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रणहरित पाया जाता है। और क्लोरोफिल को हम लोग, इस प्रणहरित को हम लोग ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट का हिंदी होता है हरा वर्णक होता है ये। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, और ये जो होता है हरा वर्णक होता है और ये इसके कारण ही पेड़ का जो पत्तियों का रंग होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना, ये ग्रीन कलर का जो ग्रीन कलर ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियों का हरा रंग, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पत्तियों का हरा रंग। किसके कारण होता है? तो हरे वर्णक के कारण होता है। और हरा वर्णक का नाम क्या है? तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब स्टार मार्क करिए और इसमें लिखेंगे डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। डिफरेंट फाइलम ऑफ, डिफरेंट फाइलम ऑफ डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। चलिए तो डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे कि सबसे पहले हम आपको एक यहाँ पे ट्रिक इसका याद करवाते हैं और इस ट्रिक के द्वारा हम आसानी से इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइलम होते हैं, संघ होते हैं, लेकिन हम इस ट्रिक के माध्यम से उन्हें सबको एक तरह, एक सिमिलैरिटी से, जैसे कि एक के बाद एक सिक्वेंशियली हम लोग याद कर सकते हैं, क्रमबद्ध रूप से याद कर सकते हैं। अब जैसे कैसे? तो देखिए अब इसमें ट्रिक है MPROFPA ट्रिक, सॉरी, जैसे इसमें ट्रिक है P के टूर पर AAA म्यूजियम इधर है चल। इसका कहने का मतलब हुआ, जैसे कि हिंदी में जरा इसको लिख लीजिएगा, इस ट्रिक को, P के टूर पर AAA, E फॉर इधर, H फॉर है, C फॉर चल। यानी कि यही ट्रिक है आपका जो आपको याद रखना है। पी के टूर पर AAA म्यूजियम इधर है चल। ठीक है, यानी कि अब इसे हम लोग एक एक कर करके समझेंगे
कि ये ट्रिक क्या कहना चाहता है। तो जरा सुनिए इसको ध्यान से। पी का मतलब होता है बाबू पॉरीफेरा, के का मतलब होता है कोलेंटेरेटा, या इसी को हम लोग सिलेंट्रेटा भी पढ़ते हैं, सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा भी पढ़ते हैं और कोलेंटेरेटा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ट्रिक अपना याद रखना है। पीके टूर, टूर बोलने का मतलब होता है टीनोफोरा। अब इसमें हो जाएगा आपका टीनोफोरा, टीनोफोरा। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें आपका टूर के बाद हो जाएगा पर, टूर पर मतलब प्लैटीहेल्मिन्थस, प्लैटीहेल्मिन्थस पर। ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है, तो देखिए ट्रिपल ए बोलने का मतलब होता है, ये ट्रिपल ए एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और म्यूजियम यानी एम फॉर मोलस्का और ई फॉर इकाइनोडर्माटा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जैसे पूरे के पूरे डिफरेंट फाइलम को अभी हम लोगों ने देखा, डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ये एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइलम को हम लोगों ने देखा। कौन कौन से डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम का हिंदी होता है जंतु जगत के विभिन्न संघ, जंतु जगत के विभिन्न संघ। अब जंतु जगत के विभिन्न संघ कौन कौन होते हैं, तो पीके टूर पर ट्रिपल ए म्यूजियम इधर है चल, यानी कि पॉरीफेरा, कोलेंट्रेटा यानी सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्माटा। इस तरह से ये पूरे के पूरे इनके अलग अलग क्या हुए, संघ हुए। आया समझ में, ये फाइलम हुए। आगे बढ़े और अगला टॉपिक हमारा है, ये हेडिंग डाल लेंगे। अगला टॉपिक का टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में यानी कि वर्गीकरण का आधार। आवाज मेरा अच्छा जा रहा है ना, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप लोग को मिल रहा होगा, कोई बात नहीं, उसके लिए साथ ही साथ दोनों सुनते चलिए। हाँ, तो इसमें चलेंगे। अब सबसे पहला जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन का स्तर, पहला ऑप्शन। दूसरा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, दूसरा है सिमेट्री, सिमेट्री, SYMMETRY। सिमेट्री का हिंदी होता है सममिति। चलिए हिंदी बाद में लिखवाएंगे, पहले लिखेंगे सिलोम, सिलोम प्रगुहा। और चौथे पॉइंट है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। और पांचवें पॉइंट है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। अब आइए जैसे कि हम लोग यहां देख रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी होता है संगठन का स्तर। लिख लेंगे इसका हिंदी, संगठन का स्तर। चलिए तो हम लोगों ने क्या देखा, संगठन का स्तर, ठीक है, संगठन का स्तर। और उसके बाद दूसरा है
सिमेट्री यानी कि सममिति, सममिति लिख लीजिए। सिलोम का हिंदी होता है बाबू प्रगुहा, तो लिख लेंगे प्रगुहा। सेगमेंटेशन का हिंदी होता है खंडी भवन, खंडी भवन। और नोटोकॉर्ड का मतलब होता है पृष्ठ रज्जु। चलिए, ये हुआ हमारा हिंदी, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ वर्गीकरण का आधार कौन कौन सा है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का स्तर, फिर सममिति, उसके बाद प्रगुहा, और तब होता है सेगमेंटेशन यानी खंडी भवन, और उसके बाद होता है नोटोकॉर्ड। तो इस तरह से ये 5 जो है आपका ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण का आधार है। अब आएंगे अगला पॉइंट, जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, अब जैसे कि अब यहाँ हम लोग का अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहला इसमें हम लोग देखेंगे। अब फर्स्ट नंबर पॉइंट इसमें लिखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का स्तर। संगठन के स्तर में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब इसमें एरो दे देकर लिखते चलना है आप लोगों को। On the basis of level of organization, on the basis of level of organization, animals are grouped into 4 categories। इसमें हिंदी इसका लिखेंगे संगठन के स्तर के आधार पर, संगठन के स्तर के आधार पर जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहला वर्ग हो जाएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय स्तर का संगठन। हिंदी लिख लेंगे कोशिकीय स्तर का संगठन। दूसरा हो जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक स्तर का संगठन, ऊतक स्तर का संगठन, ऊतक स्तर का संगठन। अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे थर्ड नंबर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अगला पॉइंट जैसे कि हम लोग का है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ नंबर पॉइंट लिखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंग तंत्र स्तर का संगठन। इस तरह से हम लोगों ने 4 संगठन के बारे में अभी तक देखा। जैसे जीवों का 4 तरह से संगठित हम लोग कर सकते हैं, किसके आधार पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, यानी कि संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर जीवों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? एक, उन्हें कोशिका लेवल के स्तर पर बांटा जा सकता है कि कितने कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं।
कोशिकाओं से कितना क्या, एक कोशिका से मिलकर बनेंगे। अगर एक से अधिक कोशिका होगा, कोशिकाओं का जब समूह हो जाएगा तब उसे ऊतक कह देंगे, तब उसे बोलेंगे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। जब कई सारे टिश्यू हो जाएंगे तब उनके समूह से ऑर्गन का निर्माण होगा, तब उसे हम बोलेंगे ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। और जब कई सारे ऑर्गन हो जाएंगे, कई सारे अंग हो जाएंगे, तो उन अंगों के समूह को हम लोग अंग तंत्र कहेंगे, यानी कि अंग तंत्र स्तर का संगठन हुआ है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। चलिए, तो इसमें हम लोग जैसे कि सबसे पहला नंबर में देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट नंबर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन का स्तर, और संगठन का स्तर जितना भी है उन सभी का अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। बात समझ में आया? इन सभी के एग्जाम्पल्स को देखा जाएगा, इनके उदाहरण को। क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आ रहा था, तो पहला हम आपको बताए हुए थे, जैसे फर्स्ट में हम आपको बताए थे कौन सा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय स्तर का संगठन। कोशिकीय स्तर का संगठन का एग्जाम्पल हो जाएगा पोरिफेरा। पोरिफेरा हो जाएगा। दूसरा नंबर में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऊतक स्तर का संगठन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका टिश्यू लेवल का नाइडेरिया, जिसको हम लोग टिनोफोरा भी कहते हैं। टिनोफोरा और कोलेंट्रेटा या सिलिंट्रेटा। चलिए, सिलिंट्रेटा हो गया ये। उस तरह अब तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग देख रहे हैं इसका, ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटीहेल्मिन्थस लिख लीजिए। चौथा नंबर हम लोग पॉइंट देख रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अब हम लोग जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डाटा। प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डाटा। चलिए, आया समझ में? तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग उतार लीजिएगा। अब उसके बाद हम यहाँ हेडिंग देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। चलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम लिखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी होता है पाचन तंत्र। लिखिए, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र क्या है, तो पहले इसके बारे में लिखते हैं। देखिए, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप लोग जानते हैं, जिसके मदद से हम लोग के बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। देखिए, पाचन तंत्र बोलने का मतलब होता है वैसी तंत्र जो पाचन में मदद करती है, वैसी सिस्टम जो डाइजेशन में मदद करता है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारे फूड को, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, वही पाचन तंत्र कहलाता है। उसी सिस्टम को पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कहते हैं।
अब जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये दो प्रकार का होता है, तो इसमें लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, इसका हिंदी लिख लेंगे, पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के पाचन तंत्र कौन कौन होते हैं, तो अब आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला नंबर हो जाएगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा लिख लेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी हो जाएगा पूर्ण पाचन तंत्र, इसका हिंदी लिख लेंगे पूर्ण पाचन तंत्र, पूर्ण पाचन तंत्र। और ये दूसरे वाले का हिंदी लिख लेंगे अपूर्ण पाचन तंत्र। पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र हो गया। चलिए अब इसमें सबसे पहला जैसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है, तो देखिए एक बात समझिए, जैसे पूर्ण पाचन तंत्र बोलने का मतलब होता है वैसे जीव जिसमें दो तरह की ओपनिंग होती है, जैसे कि पहला ओपनिंग होता है माउथ और दूसरा ओपनिंग होता है एनस। तो इसमें कितने तरह के ओपनिंग होंगे, टू टाइप्स ऑफ ओपनिंग। टू टाइप्स ऑफ ओपनिंग का मतलब हुआ दो तरह के छिद्र होते हैं, इसमें दो तरह के ओपनिंग होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ओपनिंग, ठीक है। कौन कौन, पहला हो जाएगा माउथ और दूसरा हो जाएगा क्या, एनस। दो तरह के इसमें छिद्र होते हैं, पहला हो जाएगा माउथ और दूसरा हो जाएगा एनस। माउथ का मतलब होता है मुख और एनस का मतलब होता है मल द्वार। चलिए अब मल द्वार को ही हम लोग गुदा भी बोलते हैं, इसको कहीं कहीं आप लोग हिंदी में गुदा भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हुआ जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है, इसमें दो छिद्र होते हैं। पाचन तंत्र वैसी पाचन तंत्र जो किसी शरीर में जिसमें दो तरह का छिद्र होगा। माउथ होता है, जैसे कि माउथ बोलने का मतलब हुआ जिसके द्वारा हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं, और दूसरा जो छिद्र है एनस, इसके द्वारा हम लोग वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे। माउथ का काम क्या होता है, फूड को लेना, ठीक है, और दूसरा जो छिद्र होता है एनस जो है, इसके द्वारा क्या होगा, तो इसके द्वारा जो मल द्वार या गुद्दा, इसको गुदा बुलाया जाता है या फिर मल द्वार बुलाया जाता है, इसके द्वारा वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। जैसे मल मूत्र का जो त्याग होता है इसके द्वारा होता है। चलिए आया समझ में, आगे बढ़ा जाए। ओके, अब उसके बाद हम लोग जैसे कि नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और अब अगला पॉइंट जैसे कि हम लोग का दूसरा नंबर पॉइंट है। आप जैसे कि दूसरा नंबर पॉइंट देख रहे हैं, ये है हमारा क्या, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो जरा समझेंगे। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी होता है अपूर्ण पाचन तंत्र, और अपूर्ण पाचन तंत्र में क्या होगा
तो इट हैज सिंगल ओपनिंग, इसमें सिंगल ओपनिंग होगा। इसका लैंग्वेज लिख लीजिए, इट हैज सिंगल ओपनिंग, इट हैज सिंगल ओपनिंग, ठीक है, इट हैज सिंगल ओपनिंग दैट एक्ट्स एज क्या क्या, ये माउथ एंड, माउथ की तरह भी कार्य करता है, माउथ एंड एनस, ठीक है, मतलब एक ही छिद्र होता है जो माउथ और एनस दोनों की तरह कार्य करता है, यानी जिसके द्वारा खाया भी जाता है और उसी के द्वारा निकाला भी जाता है। आया समझ में? तो चलिए, अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। मान लीजिए कि ये एक सिंगल ओपनिंग हुआ और इस सिंगल ओपनिंग के द्वारा फूड को अंदर भी लिया जाता है, तो वेस्ट मटेरियल जो होता है इसको बाहर भी निकाला जाता है, मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर भी निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अपूर्ण पाचन तंत्र जो होता है, इसका मतलब हुआ ये वैसे जीवों में ये पाचन तंत्र होता है जहां एक ही ओपनिंग होगा, एक ही छिद्र होगा जो माउथ की तरह भी कार्य करेगा और एनस की तरह भी कार्य करेगा। अगर मान लीजिए कि इसमें हम लोग फूड ले रहे हैं, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये फूड ले रहे हैं, तो फूड ले रहे हैं इसका मतलब कि ये किसके तरह कार्य कर रहा है, तो ये माउथ की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि ये मुंह की तरह कार्य कर रहा है। और अगर इससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है तो ये एनस की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि यह गुद्दा की तरह कार्य कर रहा है। बात समझ में आया क्या? चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का हम लोगों ने पढ़ा अभी। चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल्स किसका, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में किसका कौन कौन सा आ जाएगा, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा फर्स्ट नंबर स्केलमिंथस में ये होता है, स्केलमिंथस। दूसरा हो जाएगा एनेलिडा। तीसरा हो जाएगा ऑर्थ्रोपोडा। चौथा हो जाएगा एनेलिडा, स्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्माटा। छठा नंबर हो जाएगा हेमिकोडाटा और सातवां नंबर में हो जाएगा कॉर्डाटा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल देखे। इसको पूरा लिखने का कारण था क्योंकि बच्चे पता नहीं समझ नहीं पाते, लेकिन आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं स्केलमिंथस टू, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं स्केलमिंथस टू कॉर्डाटा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्केलमिंथस टू कॉर्डाटा भी आप लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट पे आते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, पहले तो हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग ये अब अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। अब हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का हो जाएगा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिलिंट्रेटा, और दूसरा हो जाएगा
टिनोफोरा और तीसरा प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस हो जाएगा। यानी कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं जैसे कि ये सिलिंट्रेटा से प्लेटी हेलमिंथस तक, सिलिंट्रेटा से प्लेटी हेलमिंथस तक। अब ये सिलिंट्रेटा से प्लेटी हेलमिंथस तक हो जाएगा, समझ में आया? ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब एक चीज नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिए, इन पोरिफेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज absent। इन पोरिफेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज absent, यानी कि पोरिफेरा में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। हो जाएगा। चलिए, तो ये चीजें हम लोग यहां तक देख लिए। अब इसके आगे का जो है हम लोग को बढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा, जिसमें कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।